ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस जो है उसमें हमने सारे फंक्शंस की कैटेगरी को कवर कर लिया। उसमें एक और एस्पेक्ट है, वो है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फंक्शंस का, जिसके सवालात भी अलग आते हैं। और इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ्स होते हैं, उसके साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। वैसे सवालात तो ट्रिग्नोमेट्री में कंपाइल्ड हैं, जो कि हम काफ़ी अर्से बात करेंगे इंशाल्लाह। बट अभी जो टॉपिक 2 है फंक्शंस सिलेबस का, P1 के सिलेबस का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस के ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो प्योरली 2020 से ये एरिया ऐड हुआ है। इट हैज़ बीन एडेड इन द सिलेबस फ्रॉम 2020। तो सिर्फ प्योर ट्रांसफॉर्मेशंस वाले सवालात जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व नहीं है, एल्जेब्रिक ग्राफ्स हैं, ऐसे 13 सवालात हैं, 13 क्वेश्चंस 2020, 21, 22 के अंदर। कंपाइलेशन आपके पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, ताकि फिर उसके बाद सवालात करने की पोजीशन में आ जाए। अब तक जो हम टॉपिक्स कर रहे थे वो हमेशा से मौजूद थे सिलेबस में, इसलिए हमारे पास बहुत पास पेपर्स का प्रैक्टिस का मटेरियल था। इसमें क्योंकि ये एरिया 2020 से ऐड हुआ है, लिहाजा केम्ब्रिज की जो ऑफिशियल पास पेपर्स हैं वो सिर्फ 3 सालों के हैं। अब चौथा ईयर भी शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह इसकी कंपाइलेशन फिर बढ़ती चली जाएगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। अब व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? यार ये बंदा बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है, यार ये बंदा बहुत चेंज हो गया है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, सम सॉर्ट ऑफ चेंज। एंड दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई एज वेल। वहां पर हमने जो 4 कैटेगरीज पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके नाम सुन लें। एक नाम था रिफ्लेक्शन, एक नाम था ट्रांसलेशन, एक नाम था रोटेशन, और एक नाम था एनलार्जमेंट। 4 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हमने ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई में पढ़ी है। Over here, we have to look at 3 types of transformation. Number 1 is translation. Number 2 is reflection. And number 3 is stretch. तो रोटेशन नहीं है, एनलार्जमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज है, स्ट्रेच। अच्छा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का अंदाज ओ लेवल्स के मुकाबले में मुख्तलिफ है, बिकॉज वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में फिगर्स होते थे, डायग्राम्स होते थे। यहाँ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। मतलब वहां भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता था, उसकी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक इमेज आती थी। मामला तो यही है कि ऑब्जेक्ट है, इमेज है, बट यहाँ ग्राफ्स इन्वॉल्व हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ हो गया, क्यूबिक ग्राफ हो गया, या रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, व्हाट्सएवर ग्राफ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो गया। तो ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन है, और फिर लिखने का तरीकेकार भी थोड़ा मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ बिल्कुल ओ लेवल की तरह का अंदाज नहीं है, काफी डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट बहरल कहीं ना कहीं मैच करते हैं, लेकिन अंदाज बयां और तरीकेकार जो है वो मुख्तलिफ है। तो हम वन बाय वन करके ना सारी कैटेगरीज को मैं आपको कवर करता हूँ। अब देखें, थोड़ी समरी पहले समझ लें। ट्रांसफॉर्मेशन में देयर विल बी सम चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई चेंज आना। अब चेंजेस 3 किस्म के होते हैं, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेच, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तीनों किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन सब कैटेगरीज हो गई। टू ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तो बॉटम लाइन डिफाइन कर लें आप, कि जब भी आपके सामने ये लफ्ज लिखा हो ना हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी, सिर्फ सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा विच अफेक्ट्स द एक्स कोऑर्डिनेट। और एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है चेंज इन एक्स, और वर्टिकल का मतलब होता है चेंज इन वाई। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएंगे। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होने की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, या ट्रांसलेशन की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, या रिफ्लेक्शन की वजह से, या स्ट्रेच की वजह से, या रिफ्लेक्शन की वजह से, या ट्रांसलेशन की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन वो होगी जो चेंज इन एक्स की ऊपर फोकस कर रही होगी, और वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो होगी जो चेंज इन वाई पे फोकस्ड होगी। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हाँ, एक तो बॉटम लाइन निकल गई। जब भी बात आएगी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो एक्स को चेंज कर रही होगी, एक्स कोऑर्डिनेट्स को, और वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगी तो वो वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही होंगी। अब हम वन बाय वन ना ट्रांसलेशन से आगाज करते हैं। ट्रांसलेशन क्या है, क्या व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन? तो ओ लेवल मैथ्स का भी थोड़ा फ्लैशबैक मेमोरी में रिकॉल करें। तो ट्रांसलेशन में आपको बताया था, इट इज बेसिकली हिजरत। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द ग्राफ मूव्स। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, इट मूव्स वर्टिकली, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली राइट और लेफ्ट, इट मूव्स वर्टिकली अप और डाउन। तो ये जो मूवमेंट है ना ग्राफ की,
एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना, मूव कर जाना, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांसलेशन. So this is the first line. The graph of a function can be transformed. The graph of a function can be transformed by moving it horizontally or vertically. तो ग्राफ की, किसी ग्राफ ऑफ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी मूवमेंट राइट लेफ्ट हो या अप डाउन हो, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड. और वो कौन सी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है? इट इज ट्रांसलेशन. जब मूवमेंट की बात हो रही हो राइट लेफ्ट इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली मींस राइट लेफ्ट एंड वर्टिकली मींस अप डाउन, तो आप समझ जाइए कि ट्रांसलेशन की बात हो रही. अच्छा, अब ना सवाल में इस तरह के, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता है, एफ ब्रैकेट एक्स प्लस ए, कोई कांस्टेंट बाहर की तरफ ऐड हो रहा होता है, या विद इन द ब्रैकेट कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा होता है. तो याद रख ली, जब भी कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है विद इन द ब्रैकेट और आउटसाइड द ब्रैकेट, तो इट इज ट्रांसलेशन. जब भी कोई कांस्टेंट, whenever a constant number is being added or subtracted either outside, मतलब fx है एक फंक्शन होता है y इक्वल्स टू fx. मैंने कहा ना ओ लेवल से मुख्तलिफ है ये, वहां पर ट्राइंगल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अलग होते, ये अलग है. यहाँ y इक्वल्स टू fx एक कर्व है हमारा. अब y इक्वल्स टू fx में अगर y इक्वल्स टू fx में अगर कोई कांस्टेंट विद इन x ऐड होता है विद इन द ब्रैकेट्स, या कोई कांस्टेंट आउटसाइड ऐड होता है, तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जो बात है ना, ये ट्रांसलेशन है. देखकर पता चल जाना चाहिए कि ट्रांसलेशन हो रही है या क्या हो रही है. बाज औकात ग्राफिकली देखना होगा और रूल बताना होगा, और बाज औकात रूल लिखा हुआ होगा जैसे ये रूल है, और आपको बयान करना होगा कि बताओ कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है. अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखूंगा इंशाल्लाह. थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा. इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन इन योर माइंड्स, बट इंशाल्लाह यू विल एंड अप acing the topic inshallah. Just give me some time. What I was saying, okay, if it is a translation, the graph will either move horizontally towards right or left, or it will move vertically up or down. And if y equals to fx is a curve, is the equation of a curve, then if a constant is being added within the brackets or outside the bracket, this means transformation is involved. This means translation is involved. प्लस माइनस हो रहा होगा तो ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है. अच्छा, अब जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है वो अगर विद इन द ब्रैकेट हो रहा है, एक्स के अंदर चेंज आ रहा है, तो इट इज ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कहते हैं. लेकिन अगर जो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो विद इन द ब्रैकेट नहीं हो रहा, वो आउटसाइड द ब्रैकेट हो रहा है, मतलब y इक्वल्स टू fx लिखने के बाद कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही, तो ऐसे केस में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो ट्रांसलेशन है, वो वर्टिकल ट्रांसलेशन. आई रिपीट माई सेल्फ. अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड द ब्रैकेट, मतलब पूरे फंक्शन में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या विद इन द ब्रैकेट एक्स में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होना इस बात की दलील है कि ये ट्रांसलेशन. अच्छा, अब अगर विद इन द ब्रैकेट जहां x है, y इक्वल्स टू fx, x इज विद इन द ब्रैकेट्स, अगर विद इन द ब्रैकेट x में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इट इज ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन, मतलब इट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन व्हिच अफेक्ट्स द x कोऑर्डिनेट. बट इफ द कांस्टेंट इज बीइंग एडेड आउटसाइड द ब्रैकेट, y इक्वल्स टू fx है, fx लिखने के बाद कोई कांस्टेंट बाहर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट इज अ ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन नोन एज वर्टिकल ट्रांसलेशन. तो यही बात यहां लिखी है. y equals to fx plus a is a translation of minus a units in the x direction. अच्छा, ये लिखने के दो अंदाज बयां हैं. आप अंदाज नंबर 1 फॉलो करें या अंदाज नंबर 2 फॉलो करें, दोनों फॉलो कर सकते हैं. एग्जामिनर जो है पास पेपर के अंदर जब मार्किंग स्कीम देता है तो दोनों अंदाज बयां एक्सेप्टेड है. मैं यूजुअली दूसरा वाला अंदाज बयां फॉलो करता हूँ, ज्यादा बेहतर भी यही है. इसमें अल्फाज कम है और बातें ज्यादा है, और यही अंदाज हम ओ लेवल में भी फॉलो किया करते थे. जब ट्रांसलेशन की बात होती थी तो कॉलम वेक्टर देते थे, याद करें. ट्रांसलेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम वेक्टर. ये मैंने पहली लाइन लिखवाता था मैं अपने स्टूडेंट्स को. है मेरे पास कोई स्टूडेंट्स मौजूद क्लास में जो ओ लेवल्स मुझसे ही पढ़े हुए, लिहाजा मैं हमेशा बताता था कि भाई ट्रांसलेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर. तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू बयान कर सकते हैं. अच्छा, अब ये समझ लें, विद इन द ब्रैकेट एक्स में प्लस माइनस हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेशन है,
और आउटसाइड कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन है, मतलब जो y को अफेक्ट कर रही है। यहां तक समझ आ गया। बट जब x की ट्रांसलेशन होगी ना, तो एक और चीज समझनी है। अगर विद इन द ब्रैकेट कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब ग्राफ राइट नहीं जाएगा, ग्राफ लेफ्ट जाएगा। ये थोड़ा उल्टा है। ये क्यों है, ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने पेश करता हूं। तो रूल पहले समझ लें। विद इन द ब्रैकेट एक्स में कोई चेंजिंग है तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, जिसमें एक्स अफेक्ट हो रहा होगा। और अगर आउटसाइड द ब्रैकेट कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन वाला काम हो रहा होगा, एडिशन हो रही होगी तो सब्ट्रैक्शन वाला काम हो रहा होगा। मतलब अगर यहाँ माइनस ए हो जाता है तो यहाँ पर प्लस ए लिखा लिखा जाएगा, और यहाँ प्लस ए है तो यहाँ माइनस ए लिखा जाएगा। मतलब अगर इसको मैं न्यूमेरिकल लेके जाऊं, x-2 है तो ट्रांसलेशन वेक्टर 2 0 होगा। और अगर एफ x+2 है तो ये -2 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। साइन चेंज होगी बेसिकली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। x+a = 0 विल बिकम x = -a, बट हम x+a = 0 करते नहीं है। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट वाइज अगर आप समझने की कोशिश करो तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ऐसा करते थे, तो उससे आप लिंक कर रहे हो। बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बॉटम लाइन इसी के करीब करीब समझ लो आप। लेकिन याद रखने के लिए इतना सोच सकते हो। वैसे तरीके का यही है कि तरीके का लॉजिकली मैं भी आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। तो एफ ब्रैकेट एक्स प्लस ए जब कांस्टेंट विद इन द ब्रैकेट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है जो एक्स को अफेक्ट कर रही है। ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन कह लें या हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कह लें। लेकिन याद ये रखना है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में जो भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो अगर कोई ऐड हो रहा है तो राइट नहीं जाएंगे, लेफ्ट जाएगा ग्राफ। और ट्रांसलेशन वेक्टर भी -a0 होगा। और अगर यहाँ -a होता तो यहाँ +a हो जाता, मतलब ऑपोजिट हो जाती है साइन। अच्छा, y के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट बाहर की तरफ हो रहा है, फंक्शन के बाहर हो रहा है, तो दैट इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन, जिसकी वजह से अप डाउन मूवमेंट होती है। वर्टिकल का मतलब चेंज इन y, इन द y डायरेक्शन, अप डाउन मूवमेंट होती है ग्राफ की। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ डायरेक्ट उसूल है। प्लस ए है, प्लस है कांस्टेंट तो ऊपर जाएगा, माइनस है तो नीचे आएगा। जबकि विद इन द ब्रैकेट एक्स में क्या होता था, प्लस है तो राइट नहीं लेफ्ट जाएगा, माइनस है तो लेफ्ट नहीं राइट जाएगा। और वाई में क्या है, प्लस ए है तो अप जाना चाहिए, अप ही जाएगा। माइनस ए में डाउन जाना चाहिए, डाउन ही जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं मिसाल अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, f(x+2), तो दिस इज अ ट्रांसलेशन इन द y डायरेक्शन, और वी कैन से ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर 0 2। और अगर -2 होता है यहाँ, f(x-5) होता तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ 0 - 5। y में डायरेक्ट रूल अप्लाई होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। सही है, यही बात यहाँ बयान की हुई। अब दो अंदाजे बयान है, ट्रांसलेशन ऑफ a यूनिट्स इन द y डायरेक्शन या a यूनिट्स इन द x डायरेक्शन लिखें, या ज्यादा बेहतर अंदाज दूसरा वाला है कि y इक्वल्स टू f ब्रैकेट x प्लस a इज अ ट्रांसलेशन। तो एक नाम हो गया और एक चीज हो गई कॉलम वेक्टर। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो नंबर आपको इसके मिल सकते हैं। तो ट्रांसलेशन आसान, ट्रांसलेशन बाय माइनस इट्स प्लस ए, इट्स ट्रांसलेशन बाय -a0। एक्स को अफेक्ट कर रहा है, देखें एक्स को, एक्स वाई होता है ना, कॉलम वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई, एक्स की बात हो रही है। और अगर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए है, तो इट इज 0 a। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए है तो ये हो गया 0 a। मतलब प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ पर जब बाहर प्लस माइनस हो रहा है तो उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट अफेक्ट हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं। अच्छा, कोई कंबाइन आ जाए, x-2 + 3, आगे एग्जांपल आ भी रहा है, इसका मतलब दिस विल बी अ ट्रांसलेशन। दो डिफरेंट ट्रांसलेशन बयान कर लें, ट्रांसलेशन बाय 2 0 एंड ट्रांसलेशन बाय 0 3, या डायरेक्ट बयान कर दें ट्रांसलेशन बाय 2 3, क्योंकि -2 का मतलब +2x है और +3 का मतलब +3y है। दोनों चीजें एक साथ भी बयान की जा सकती हैं। Is it because we are taking it out of the brackets, so we change the sign, and in y we don't have it in brackets? Can we think of it like this? हाँ, आप देखिए, याद रखने के लिए तो आपको जैसे दिन चाहता है आप याद रखें। असल चीज है, ये रूल आपको जहन में बिठाना है। हर किसी का अपना एक हर किसी की अपनी एक सोच है, हर किसी का सोचने का अलग तरीके कार होता है। तो आप जिस तरह सोचेंगे
उस तरह आप सोचें याद करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, बात ये है ना, करके दिखाना है। रिमेम्बरेंस के लिए तो आपके दिमाग में 100 चीजें आएंगी, आप बैठेंगे ना कि किस तरह से आप याद करो, तो आपको दिमाग आपकी 100 चीजें बताएगा। अब यहाँ मैं कॉन्सेप्चुअली किस तरह समझाता हूँ, ये भी जरा सुनिए। अब y इक्वल टू एफ एक्स, अगर लेट सपोज एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का बनता है, देखिए यहाँ बना हुआ भी है, ये होता है एफ एक्स का ग्राफ। क्वाड्रेटिक कर्व बना हुआ है विच पासेस थ्रू 0,0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इसका टर्निंग पॉइंट 0,0 पर है, क्वाड्रेटिक कर्व है, इट पासेस थ्रू 0,0। अब जरा सोचिएगा, ओरिजिनली अगर मैं इसमें इसको प्लॉट करने के लिए मैं कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ग्राफ को कैसे बनाया करते हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज डालते हैं ना, तो एक्स -1 डाला तो 1 आ गया, एक्स 0 डाला तो एक्स वाई 0 आ गया, एक्स 1 डाला तो वाई 1 आ गया। अब मैं इसको प्लॉट कर लूँ, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1, 0 पे 0 और 1 पे 1, कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, 1 2 और 3। अब अगर मैं इन 3 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करता हूं तो मेरे पास ऐसा कर्व बन गया। अब जरा सोचिए कि ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, रूल आ गया एफ एक्स प्लस टू। अब फंक्शन ने क्या सिखाया कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां x प्लस टू रिप्लेस कर दो, है ना। फंक्शंस की भी तो नॉलेज थोड़ी आ रही है ना, लेकिन बेसिक नॉलेज आ रही है ना, ये तो हम ओ लेवल्स में भी किया करते थे। तो एफ एक्स प्लस टू का मतलब है जहां जहां एक्स था वहां वहां एक्स प्लस टू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए, एक्स -1 डालने पे 1 आ रहा था, अब अगर मैं y की वैल्यू अभी भी 1 ही चाहता हूँ, तब सोचे मैं +2 की वजह से x की जगह -1 नहीं डालूंगा, बल्कि अब -3 डालने पे मुझे 1 मिलेगा। -3 + 2, -1 होल स्क्वायर इज 1। -2 डालने पे 0 मिलेगा और -1 डालने पे 1 मिलेगा। अब जो चीज -1 पे मिल रही थी वो अब -3 पे मिल रही है, मतलब दो पीछे जाके मिल रही है। जो चीज पहले 0 पे मिल रही थी x 0 पे, अब वो x -2 पे मिल रही है। जो चीज पहले x 1 पे मिल रही थी वो अब x -1 पे मिल रही है। इसका मतलब गेम 2 यूनिट्स लेफ्ट चला गया, क्योंकि ब्रैकेट में +2 हो चुका है। तब x की छोटी वैल्यू भी वही काम दे रही है जो पहले x की बड़ी वैल्यू दे रही थी। तो बॉटम लाइन इज, जब x के अंदर कोई चेंज आए तो x की छोटी वैल्यू वही काम करने लगती है जो बड़ी वैल्यू कर रही थी। +2 की वजह से +2 ने प्रोसेस को फास्ट कर दिया, जल्दी अचीवेबल हो गई वही चीज जो बाद में अचीव हो रही थी, जल्दी अचीव हो गई। इसका मतलब ग्राफ जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो बस x +2 है तो आपको नजर आ गया कि दिस इज, अब ये जब ये प्लॉट करेंगे तो देखिए -3 पे 1, -2 पे 0 एंड -1 पे 1। अब आपका वही पॉइंट, जैसे ये पॉइंट्स थे 1 2 3, ये पॉइंट पीछे चले गए। यहाँ यहाँ तब यहाँ यहाँ कर लेना, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये पीछे चले गए। पीछे चले गए तो शेप इस तरह का हो गया। टर्निंग पॉइंट में -2 पे चला गया, 0 0 से 0,0 से -2,0 पे चला गया। तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई भी कि y को एफ एक्स का ग्राफ है तो y को एफ एक्स +2 का ग्राफ होगा, 2 यूनिट्स लेफ्ट चला जाएगा। ग्राफिकली समझाने के लिए क्वाड्रेटिक कर्व था, 2 यूनिट्स लेफ्ट चला जाएगा। और y को एफ एक्स +1 अगर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है y कोऑर्डिनेट में एडिशन हुई है। तो अगर यहाँ भी मैं एडिशन करूँ तो खाली एक्स स्क्वायर में 1 प्लस होगा, मतलब ये इक्वेशन भी इस तरह का बन जाएगा। y टू एफ एक्स +1 अगर है तो एफ एक्स जो है दैट वाज एक्स स्क्वायर, और +1 अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा y टू एक्स स्क्वायर +1, y टू एक्स स्क्वायर +1। अब ये नया इक्वेशन बन गया आपका। अगर इक्वेशन बना, बाज़ होगा तो इक्वेशन निकालने का भी कहता है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आप इक्वेशन निकाल लेंगे। यहाँ इक्वेशन निकालने का कहेगा तो x +2 का होल स्क्वायर यही इक्वेशन है, या इसको खोल के दे देंगे तो x² + 4x + 4 हो जाएगा। अच्छा, तो y टू एफ एक्स +2, क्योंकि ब्रैकेट में x में चेंज आ रहा है तो x का चेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, मतलब x चेंज होगा। ट्रांसलेशन वेक्टर में x तो होगा, y 0 होगा, बट x भी यहाँ क्योंकि +2 है लिहाजा लेफ्ट शिफ्टिंग होगी, तो ट्रांसलेशन वेक्टर में -2 0 आएगा। और यहाँ y को एफ एक्स +1 में क्योंकि कांस्टेंट बाहर ऐड हो रहा है तो ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है जो y को अफेक्ट कर रही है, और ट्रांसलेशन वेक्टर यहाँ पर 0 1 होगा। तो y में जो साइन होती है वही फॉलो होती है, x में जो साइन अंदर लिखी होती है उसकी ऑपोजिट साइन फॉलो होती है। शुडंट बी राइट लाइक दिस, x² +2
किस वाले को कह रहे हो? इस वाले को कह रहे हो, एक्स स्क्वायर में जो एक्स एक्स जी की जी जगह पे। जी। नहीं, अब्दुल रहमान देखो, एक्स स्क्वायर जो है ना, उसमें मैं जब अभी तुम फंक्शंस तुमने पढ़ा नहीं है असल में, इसलिए थोड़ी सी कमजोरी है। ये हुआ ये कि जब मैं एफ में एक्स की जगह पे fx+2 ले रहा हूँ ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक्स की जगह रिप्लेसमेंट होगी, तो एक्स की जगह पे x+2 आ जाए। ओह अच्छा, ये पूरा एक्स है पूरा, ठीक है। ये पूरा एक्स है, ये एक्स है। करते थे सही ना है। ओ लेवल्स में भी किया जी होता जी था, जी fx=2x+1 होता था और f1 निकालना होता था, तो मैं सिर्फ एक्स की जगह पे 1 डालता था ना। जी जी। तो हाँ, तो 2 × 1 + 1 होता है। इसी तरह यहाँ भी मैंने सिर्फ एक्स की जगह रिप्लेसमेंट करके x+2 फिट इन किया, तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और जो तुम कह रहे हो वो अगर fx+2 होता इस तरह का, पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो रहा होता, तो फिर x² + 2 हो जाता। तो पूरे फंक्शन में ऐड होना सब्ट्रैक्ट होना अलग बात होती है, और सिर्फ एक्स में चेंज होना अलग बात होती है। आई ठीक है। गेस बात समझ आ गई है ना? जी। थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते क्वाड्रेटिक करके फंक्शंस भी अलाइन करोगी ना, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन वैसे यहाँ पर इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है फंक्शंस का, क्योंकि वहां तो कॉन्सेप्ट अलग ही है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह इसके बगैर। ठीक है। अच्छा बेटा, बाकी यहाँ पर मैंने ये तफसील दे दी है कि ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर भी कह सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। इसमें जो है एक्स वाई, कॉलम वेक्टर होता है एक्स वाई, वेर एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल मूव्स एंड वाई मीन्स वर्टिकल मूव्स। इसीलिए जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है तो मैं सिर्फ एक्स दिखाता हूँ और वाई जीरो दिखाता हूँ, और जब वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है तो मैं वाई दिखाता हूँ लेकिन एक्स को जीरो दिखाता हूँ। बट अगर कोई सी ट्रांसलेशन में एक्स और वाई दोनों शामिल हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली भी हो रही है और वर्टिकली भी हो रही है, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा था y को f(x+2+3) लिखा हुआ है, जिसमें आप देखें विद इन द ब्रैकेट भी नंबर ऐड हो रहा है और आउटसाइड भी हो रहा है। तो अगर कहेगा डिस्क्राइब 2 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो अलग अलग बयान करेंगे। लेकिन अगर 2 डिफरेंट बयान करने का नहीं कहता, तो फिर हम एक साथ बयान कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बाय -2 3, क्योंकि +2 है तो यहाँ -2 हो गया, और यहाँ +3 है तो +3 रह गया। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, यहाँ तक ट्रांसलेशन की बात समझ आ रही है? पूरी बात मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं एक साथ ही पूछ लेता हूँ, सही एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो हमारे पास है। फिर भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि आगे चीजें थोड़ी सी और कवर करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? वर्टिकल वो होती है जो वाई को अफेक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल वो होती है जो एक्स को अफेक्ट करती है। और ट्रांसलेशन जो होती है, ये हिजरत वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसमें ग्राफ सिंपली मूव हो रहा होता है, या राइट मूव होता है, या लेफ्ट मूव होता है, या अप डाउन होता है, या अप होता है या डाउन होता है, या हो सकता है राइट लेफ्ट में, राइट या लेफ्ट में से कुछ एक हो रहा हो, और साथ ही साथ अप या डाउन में से भी एक साथ साथ हो रहा हो, तो ये भी मुमकिन होता है। यहाँ तक एक्नॉलेज करते हैं, बात समझ आ रही है? ऑल गुड। ये बातें आपने साथ साथ ऐड भी कर ली होंगी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का मतलब चेंज इन एक्स है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज इन वाई है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था ये भी आपने नोट कर लिया होगा, सही है। और हम जो है, मैंने बताया कि हम दूसरा वाला अंदाजे बयां ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें वर्डिंग्स कम है, इसलिए लिखते हैं ना -a यूनिट्स या +a यूनिट्स इन द एक्स डायरेक्शन, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा अंदाज जो है वो कॉलम वेक्टर वाला, वो भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे कॉलम वेक्टर वाला अंदाज पर्सनली ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ओ लेवल्स में भी हम कॉलम वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसलेशन को बयान किया करते थे, तो एक कंसिस्टेंसी भी रहती है इसके अंदर। सही है, सब बच्चों ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया चैट पे, सब बता दें। इज एवरीवन क्लियर? नहीं नहीं, आईजीसीएसई में कॉलम वेक्टर्स थे ना, क्यों नहीं थे? मैट्रिसेस नहीं थे, कॉलम वेक्टर्स तो थे बेटा। मैट्रिसेस नहीं था आईजीसीएसई के अंदर, कॉलम वेक्टर्स तो आपने वेक्टर्स में पढ़ा है, और वेक्टर के सवाल में कॉलम वेक्टर आता था? शायद नहीं आता था। आता तो था, मेरे ख्याल से तो आता है, समझाया तो है मैंने। हाँ, ट्रांसलेशन है ना आईजीसीएसई में, बिल्कुल है। अच्छा, अब देखें, ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर। एक्स हॉरिजॉन्टल मूव्स है, वाई वर्टिकल मूव्स है, ये बता दिया था। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम और पढ़ा करते थे, इनवेरिएंट पॉइंट। व्हाट इज एन इनवेरिएंट पॉइंट? तो आपको बताया जाता था, अ पॉइंट दैट अंडरगोज नो चेंज ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज इनवेरिएंट पॉइंट। ऐसा ऐसा कोई पॉइंट जो ट्रांसफॉर्म होने से पहले भी वही था और ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वही पॉइंट रहा। अ पॉइंट विच अंडरगोज नो चेंज इन अ ट्रांसफॉर्मेशन,
ऐसा पॉइंट जिसमें ट्रांसफॉर्म होने की वजह से कोई चेंज, कोई तब्दीली ना आए, ऐसे पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट कहा जाता है। अच्छा सर, ट्रांसलेशन में भी भला कोई इनवेरिएंट पॉइंट होता है? तो ये ओ लेवल्स में भी सिखाता था, यहाँ भी बताता हूँ। आईजीसीएसई में, ओ लेवल्स में यही बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट पॉइंट काफी कैटेगरीज में होता है, बट ट्रांसलेशन में कोई इनवेरिएंट पॉइंट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज ट्रांसलेशन इज बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So if there's a movement, not only few points move, but all the points move. सबने मूव करना है, हर पॉइंट मूव करेगा। लिहाजा ट्रांसफॉर्मेशन में, लिहाजा ट्रांसलेशन में देयर आर नो इनवेरिएंट पॉइंट्स। Every point will move, every point will change, every point will transform. So usually what is an invariant point? Something that does not varies, something that does not change, something that undergoes no change is known as invariant. But in case of translation, there are no invariant points. बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं उसके अंदर आपको बता देंगे इनवेरिएंट पॉइंट्स का, लेकिन ट्रांसलेशन में इनवेरिएंट पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, अब जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे से एग्जांपल जो हम कवर कर ही चुके ऑलमोस्ट। y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टू, तो प्लस टू है, तो प्लस है, इसका मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। और इसी तरह होता है, ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टू, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है, इसका मतलब मैंने बयान कर दिया कि इट्स अ ट्रांसलेशन बाय माइनस टू जीरो, क्योंकि प्लस टू है, इसका मतलब यहाँ माइनस टू आ जाएगा। दिस इज ट्रांसलेशन बाय माइनस टू जीरो। अच्छा, यहाँ माइनस फाइव लिखा हुआ है और विद इन द ब्रैकेट है, तो ये एक्स को अफेक्ट कर रहा है, माइनस फाइव तो यहाँ प्लस फाइव आ गया। ट्रांसलेशन बाय फाइव जीरो। तो हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन वी हैव टू राइट द कॉलम वेक्टर, इजीएस्ट। और वी कैन डिफाइन लाइक दिस एज वेल, दिस इज ट्रांसलेशन in the x direction, translation by minus 2 units in the x direction। कितनी लंबी स्टेटमेंट है, ट्रांसलेशन बाय प्लस 5 यूनिट्स इन द x डायरेक्शन। इससे बेहतर और ज्यादा कन्वीनियंट क्या है, इससे ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा कन्वीनियंट क्या है कि हम जो है वो डायरेक्ट बयान कर दें कॉलम वेक्टर देकर। तो ट्रांसलेशन बाय माइनस टू जीरो, ट्रांसलेशन बाय फाइव जीरो। अच्छा, ये अब देखें, प्लस बाहर प्लस हो रहा है, नंबर विद इन द ब्रैकेट प्लस माइनस हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन की दलील है, ओनली एक्स विल चेंज। बट अगर कोई कांस्टेंट बाहर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन, वाई विल चेंज। तो ट्रांसलेशन बाय जीरो टू, देखिए एक्स जीरो है लेकिन वाई जो है वो टू है। अच्छा, एफ एक्स माइनस फाइव है, अगेन प्लस माइनस बाहर हो रहा है तो वाई को अफेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसलेशन बाय जीरो माइनस फाइव, एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई माइनस फाइव। अच्छा, ये वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप देखें अंदर भी कोई नंबर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बाहर भी। तो अंदर जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब मूवमेंट, माइनस का मतलब जहन में लेफ्ट आता है, बट इसका ऑपोजिट यहाँ राइट मूवमेंट होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज टू का आएगा, प्लस टू का, और प्लस एट है बाहर, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट में प्लस एट का ही चेंज आएगा। तो दिस बिकम्स ट्रांसलेशन बाय टू एट, एक्स में टू का चेंज है, वाई में एट का चेंज है, तो इट इज ट्रांसलेशन बाय टू एट। सही है जी। तो ये आपके ए बी सी डी ई, ये पांच किस्म के जो पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको पांचों एग्जाम्पल समझा दिए। तो लिख लें फटाफट पांचों और मुझे बता दें इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं ऐसा माइंड सेट रख सकता हूँ ना, तो ब्रैकेट के अंदर मैं उसका साइन चेंज कर दूँ, ऐसा सही है? ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर दोगे? हाँ, जो मतलब वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होगी, जैसे माइनस टू था इसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने इसका साइन चेंज कर दिया टू टू, तो ऐसे मैं माइंड सेट रख सकता हूँ? हाँ हाँ, मतलब ब्रैकेट के अंदर चेंज ना करो, यहाँ लिखने पे वेक्टर जब लिख रहे हो तब चेंज करो ना साइन, यहाँ चेंज करने का क्या मकसद है? ठीक है। मतलब यहाँ सोच लो कि प्लस है, एक्स ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट जब है प्लस है तो माइनस लेना है, और अगर विद इन द ब्रैकेट माइनस है तो प्लस लेना है, साइन चेंज करके लिखना है कॉलम वेक्टर के अंदर। ठीक है। और ये से पॉसिबल ट्रांसलेशन में हो सकता है? जी, ये सिर्फ ट्रांसलेशन में हो सकता है, प्लस माइनस वाली चीज सिर्फ ट्रांसलेशन में है। विद इन द ब्रैकेट अगर प्लस माइनस हो रहा है तो ये एक्स का चेंज है और ऑपोजिट साइन लेनी होगी, और अगर आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस माइनस हो रहा है तो ये वाई का चेंज है और इसमें सेम साइन लेनी होगी जो लिखी हुई होगी। ठीक है। सर इस ट्रांसफॉर्मेशन आर पार्ट ऑफ फंक्शंस। यस ईसा, ये फंक्शंस का पार्ट है। और टॉपिक नंबर टू जो फंक्शंस है आप देखें उसमें
सिलेबस जो हमारा P1 का मैंने अपलोड किया हुआ है पोर्टल पर, LMS पर, उसमें चैप्टर 2, चैप्टर 1 इज क्वाड्रेटिक्स एंड चैप्टर 2 इज फंक्शंस। चैप्टर 2 फंक्शंस की आखिरी 1-2 बुलेट पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्मेशंस का जिक्र है, शायद आखिरी बुलेट है मेरे ख्याल से, शायद वो 2 बुलेट्स इस पे हैं या एक ही बुलेट है आई गेस। फंक्शंस के सारे बुलेट पॉइंट्स देखोगे ना तो एंड के बुलेट पॉइंट्स जो हैं शायद आखिरी है या आखिरी 2 हैं जिसके अंदर उसने ट्रांसफॉर्मेशंस का जिक्र किया। यस, दिस इज अ ह्यूज चैप्टर, डेफिनेटली। सही है। अच्छा यहाँ तक बात मेरे ख्याल से हो गई सबकी, क्लियर है? क्लियर, क्लियर लिखकर बता दें तो मैं आगे बढ़ जाऊँ ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड देन, राइट, परफेक्ट। अच्छा देखिए, रिफ्लेक्शन पे आने से पहले ना एसिम्प्टोट्स देख लेते हैं। अभी एसिम्प्टोट्स की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? देखिए यूजुअली अब तक 2020 से लेकर 2022 23 आ चुका है, अब तक तो हमने नहीं देखा कि एसिम्प्टोट वाले ग्राफ्स पास पेपर्स में आए हों, लेकिन हमने जो बुक वगैरह जब नया नया जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन जब आया था 2020 में, 2019 से ही हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था ना, 2020 के बच्चों को पढ़ाना था 2019 में। 2019-20 का जो सेशन गुजरा था 19-20 वाला, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था। बुक वगैरह में ऐसे काफी सारे सवाल मौजूद हैं जिसमें रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ थे और हमें उसमें ट्रांसलेशन वगैरह करनी होती थी। तो कहीं इतना कोई खुल के बयान तो नहीं हुआ होगा कि ये एसिम्प्टोट वाले फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आगे जाके हम पढ़ेंगे टैन की स्केचिंग, y = tan x की, उसमें भी एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ये बताना, हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने नोट्स में ये चीज शामिल की है कि अगर किसी कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, अभी तो ग्राफ की ज्यादा बात नहीं हुई ना, या तो रूल दिया हुआ होगा, आपको बयान करना होगा लफ्जों में, डिस्क्राइब करनी होगी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर रूल दिया हुआ होगा और आपको ग्राफिकली दिखाना होगा, इतना भी हो सकता है। या ग्राफ बना हुआ होगा, ग्राफिकली आपको कोई चेंजेस दिखाई जाएंगी, 2 किस्म के ग्राफ्स बने हुए होंगे। ये तो सवाल आ रहा है नॉर्मली, बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वाज द ग्राफ, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वाज द ग्राफ, by observing the two graphs describe the two transformations that took place, या describe a single transformation that took place। तो ये होता है कि 2 ग्राफ्स बने हुए होते हैं, बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी हैव टू जज कि भाई इसमें क्या हो रहा है, हिजरत हो रही है, मूवमेंट हो रही है, या रिफ्लेक्शन हो रही है, या इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिस्क्राइब इट। सही है, तो ग्राफिकली देखकर भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई हो और हमें ग्राफिकली उसको करके दिखाना हो। तो मुख्तलिफ अंदाजे बयां हो सकते हैं, तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो अगर कभी किसी भी लिहाज से ऐसा कोई ग्राफ इन्वॉल्व होता है, ऐसा कोई फंक्शन इन्वॉल्व होता है जिसमें एसिम्प्टोट्स होती है, तो हमने रेसिप्रोकल फंक्शन में पढ़ा था, एसिम्प्टोट्स आर लाइंस वेयर कर्व्स नेवर मीट, द ग्राफ्स गेट्स वेरी क्लोज टू दीज लाइंस बट नेवर मीट देम। ये वो लाइंस होती हैं जहाँ जहाँ डॉटेड लाइंस हम बनाते हैं कि ग्राफ कर्व उन पे कभी उनसे मीट नहीं करता, उनसे इंटरसेक्ट नहीं करता, उनके बहुत करीब चला जाता है बट उनको कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। यस, IGCSE में भी 10x का ग्राफ होता है, तो उसके अंदर ये एसिम्प्टोट पढ़ते हैं। बल्कि ओ लेवल्स के अंदर भी और IGCSE में भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, y = e⁻x या a⁻x का, उसमें भी एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होती है। और IGCSE ओ लेवल में भी रेसिप्रोकल फंक्शंस होते थे, उसके अंदर भी एसिम्प्टोट्स होती थी। तो एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट तो खैर ओ लेवल से ही आ रहा है। तो अगर अगर लेट सपोज किसी एक फंक्शन के अंदर एसिम्प्टोट्स हैं, तो क्या ट्रांसलेशन की वजह से एसिम्प्टोट की इक्वेशन में भी चेंजिंग आएगी? सवाल ये पैदा होता है। तो ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपको इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ ताकि अगर कभी कोई ऐसी चीज आपको फेस करनी पड़े तो आपके पास रूल जहन में हो। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि लेट सपोज अगर एक ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकल का ग्राफ पढ़ रहे हैं, सही है, और उसमें कोई एसिम्प्टोट बनी हुई है, तो बताना ये है कि 2 किस्म की एसिम्प्टोट्स होती हैं। एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है, वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है जिसकी फॉर्म होती है x=k। ये तो हमें पता है ना कि अगर x=2 वाली लाइन है तो वो x2 से गुजरेगी, इसका मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। तो x=k फॉर्म वाली जो एसिम्प्टोट्स होती हैं वो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहलाती हैं। और y=k यानी कि y=2 वाली फॉर्म है, x और y होता है, y=2 वाली जो इक्वेशन होगी दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ द फॉर्म y=k। तो any asymptote of the form x=k is a vertical asymptote, and any line which is of the form y=k is a horizontal asymptote। सवाल ये बताओ तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कब चेंज होगी? अब वर्टिकल एसिम्प्टोट वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती, ये मसला है। वर्टिकल एसिम्प्टोट की चेंजिंग आप समझे वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी तो वर्टिकल एसिम्प्टोट चेंज होगी, नहीं।
हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में वर्टिकल एसिम्पटोट चेंज होगी। वजह सुने, वजह क्या है। अब सोचे ना, ग्राफ बना हुआ है, अब एक्स डायरेक्शन का मतलब होता है राइट लेफ्ट। अब अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, उसको राइट लेफ्ट जितना करते रहो, उसका इक्वेशन चेंज थोड़ी ना होगा भाई। एक लाइन है ना y इक्वल्स टू 2, अब मैं इसको राइट मूव करता हूँ, उसको मैं लेफ्ट मूव करता हूँ, उसको मैं राइट मूव करता हूँ, तो इसका इक्वेशन बदल जाएगा क्या? y इक्वल्स टू 2 ही रहेगा। लेकिन अगर एक लाइन जो है x इक्वल्स टू 2 है, और अगर मैं राइट मूव करता हूँ, 2 यूनिट्स राइट जाता हूँ, तो ये एसिम्पटोट भी 2 यूनिट्स राइट जाके x इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। अगर मैं 2 यूनिट्स लेफ्ट जाता हूँ, तो ये एसिम्पटोट भी 2 यूनिट्स लेफ्ट जाके x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो बॉटम लाइन इज कि वर्टिकल एसिम्पटोट चेंज होती है राइट लेफ्ट मूवमेंट जब होती है तब, x में जब चेंज आता है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट का इक्वेशन क्योंकि x इक्वल्स टू k फॉर्म में है, लिहाजा x x जब चेंज होगा ना, तब ये एसिम्पटोट चेंज होगी। और x चेंज होता है जब ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन हो। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का इक्वेशन क्योंकि y इक्वल्स टू k है, तो ऐसी ट्रांसलेशन जिसके अंदर y चेंज होता है, उसमें ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट चेंज होती है। सोचे y के कोऑर्डिनेट में जब चेंजिंग आएगी, ऊपर नीचे जब मूवमेंट होगी, हिजरत भी जब ऊपर नीचे होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो भी ऊपर नीचे होगी। और ऊपर नीचे होने की वजह से उसके इक्वेशन में चेंजिंग आएगी। भाई y इक्वल्स टू 2 का इक्वेशन तो ऊपर गया, तो y इक्वल्स टू 3 हो गया, y इक्वल्स टू 4 हो गया। तो बॉटम लाइन इज कि अगर x इक्वल्स टू k फॉर्म वाली एसिम्पटोट है जिसमें x चेंज हो रहा है, तो इट इज इन x ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन। और अगर y इक्वल्स टू k फॉर्म की कोई लाइन है, अगर कोई y इक्वल्स टू k फॉर्म वाली लाइन है जिसमें आपको लगा है कि y चेंज होने वाला है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है लेकिन y चेंज होने वाला है, y इक्वल्स टू k है, तो ये y इक्वल्स टू k तब चेंज होगा जब y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। तो x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन x इक्वल्स टू k को अफेक्ट करेगी, और y डायरेक्शन की ट्रांसलेशन y इक्वल्स टू k को अफेक्ट करेगी। सही है। तो राइट 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 लेफ्ट राइट मूवमेंट में y इक्वल्स टू k में कोई चेंज नहीं है, और अप डाउन मूवमेंट में x इक्वल्स टू k में कोई चेंज नहीं। मेरे ख्याल से मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो एक दफा बता दें, यहाँ तक बात समझ आ गई। रिफ्लेक्शन फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ट्रांसलेशन तक हमें थोड़ा सा पता चल गया ना कि कैसे मामला है। रिफ्लेक्शन इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच वगैरह नेक्स्ट क्लास में सुकून से देखेंगे। स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन को इंशाल्लाह। ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी सी बुनियाद भी कवर हो गई कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का रूल भी हमारे सामने आ गया। तो इसको फिर इंशाल्लाह हम अभी, क्योंकि 4 बजे हमारी A2 की भी क्लास है, तो हम इससे आगे जा नहीं सकेंगे, वरना हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। लिहाजा रिफ्लेक्शन पे हम इस कहानी को रोकते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन को निपटा देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करके टाइम पे आइएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी हमारी, और इंशाल्लाह हम ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन को अल्लाह के हुक्म से ट्यूसडे को मुकम्मल कर लेंगे। फिर आप सवालात करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो यहाँ तक क्लियर चल रहा है, और फंक्शंस अगर किसी ने नहीं किया उसको वाइंड अप कर लें। सर फंक्शन की, यस। सर एसम टॉप का कोई कोई अलग कोई वर्ड होता है, कोई दूसरा वर्ड समथिंग मेरे टू जहन डिस्क्राइब? मेरे जहन में तो नहीं है, तुम बता दो कोई। नहीं, मेरे पास नहीं। नहीं, तो ये एसिम्प्टोट ही वैसे हम कहते हैं, यही लफ्ज यूज ठीक होता है, है। इफ यू फाइंड नीड टू फाइंड द सिनोनिम, शायद गूगल आपको बता दे। सही है। ठीक है, ठीक है। चले, ओके। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पुराना काम मुकम्मल करें। जो नए हैं जिन्होंने अब तक क्वाड्रेटिक के सवाल भी नहीं किए या फंक्शंस के नहीं किए, वो 78 क्वेश्चन फंक्शंस का अपना एजेंडा बनाएं। 49 क्वाड्रेटिक के, 79 78 फंक्शंस के। और जो जिन्होंने फंक्शंस कर लिया था पहले, वो अपने ड्राई एजेस को पॉलिश करें, मतलब वो सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं एक दफ़ा री अटेम्प्ट करें, कि तसल्ली करें कि भाई हम फंक्शंस में अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो वो सवाल जो मैं करवा चुका हूँ, जो आपने मुझसे पूछे थे, उसको री अटेम्प्ट करें, और अगर फंसे तो रिकॉर्डिंग को रेफर करके उसको भी वाइंड अप करें इंशाल्लाह। तो टाइम ना वेस्ट करें, पुराने टॉपिक जितने कर लिए उसको पक्का करें, क्योंकि जब नया टॉपिक खत्म होगा तो उसके सवालात आ जाएंगे। अब ट्यूसडे को अगर इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेनेशन इसकी दे दूंगा इंशाल्लाह, तो फिर इसके सवालात करने का टाइम आ जाएगा, तो फिर वो पुराना काम पेंडिंग रह सकता है। तो इसलिए पुराने काम को तब तक मुकम्मल कर लें जिन्होंने भी फंक्शंस को अब तक मुकम्मल नहीं किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल।